सब्सक्राइब कीजिए यूनिक फिजिक्स क्लासेस चैनल, बेल आइकन को प्रेस करें वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। Hello friends, good morning. My name is Amit Roila and welcome to my YouTube channel Unique Physics Classes. और आज की वीडियो में हम टॉपिक करेंगे वेक्टर लॉ जो हमने पढ़ा था, ट्रायंगल लॉ, उसके बिहाफ पे न्यूमेरिकल, देन पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देन हम डॉट प्रोडक्ट स्टडी करेंगे और वेक्टर प्रोडक्ट मींस क्रॉस प्रोडक्ट को भी स्टडी करेंगे इस टॉपिक में ही, और देन हम रिलेटिव वेलोसिटी को भी इसी में स्टडी करेंगे और इसी में ही हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी स्टडी करेंगे. इट मींस वी आर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर इन वन वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. हमने न्यूमेरिकल किया था, वही टॉपिक किया था ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, और जिसका फॉर्मूला था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ये था हमारा पॉइंट में जो हमने पढ़ा था, ठीक है. तो इसके बिहाफ पे इसका फार्मूला था r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा कंप्लीट रूट. ये था हमारे पास फॉर्मूला भाई, ठीक बात है. अब ये फॉर्मूला था तो इस पे न्यूमेरिकल करेंगे पहले कुछ, ठीक है. इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है. इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है भाई the greatest and least resultant of two forces. स्टेटमेंट है क्वेश्चन 1, greatest and least resultant. तो r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b cos थीटा था, जिसमें आपको ग्रेटेस्ट और लीस्ट रिजल्टेंट वैल्यू बताइए. आपको एक आपको बताइए ग्रेटेस्ट वैल्यू 10 न्यूटन और लीस्ट रिजल्टेंट बताया आपको 6 न्यूटन. ग्रेटेस्ट जो रिजल्टेंट है वो कितना है 10 न्यूटन, लीस्ट हमारे पास कितना है 6 न्यूटन. फिर क्या आपसे क्या कह रहा है, इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन, इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन, अगर हमने एक फोर्स को 3 न्यूटन इंक्रीज कर दिया और अब आपसे पूछ रहा है फाइंड न्यू रिजल्टेंट. फाइंड न्यू रिजल्टेंट इफ बोथ न्यू फोर्स एक्ट एट 90 डिग्री. एक्ट एट 90 डिग्री. अगर दोनों फोर्स 90 डिग्री एंगल पे एक्ट कर रहे हो तो नया रिजल्टेंट हमारे पास कितना होगा. ठीक है भाई. एक बात सोचो, हमने जो थीटा की वैल्यू बताई थी स्पेशल केस में, ध्यान करो, जो स्पेशल केस में थीटा 0 डिग्री होगा, cos 0 कितना होता है 1, और cos 0 अगर 1 होगा तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी. और इसका मीनिंग है हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगी वो क्या होती है a प्लस b के बराबर, जो कि आपको गिवन कितनी है 10. और लीस्ट वैल्यू आपको कितनी गिवन है भाई 6, और लीस्ट वैल्यू का मीनिंग था a माइनस b इज इक्वल टू 6. ठीक है भाई. इन दोनों को अगर सोल्व करेंगे तो क्या होगा, दोनों को प्लस कर दो, b से b कैंसिल, कितना मिलेगा 2a इज इक्वल टू 16, और a हमारे पास आ जाएगा 8. और a अगर हमारे पास 8 न्यूटन है, a हमारे पास कितना है 8 न्यूटन, तो a अगर 8 न्यूटन है तो इसका मीनिंग क्या है भाई, पुट कर दो a प्लस b में, b की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास में, और यहां से हमारे पास b की वैल्यू कितनी आएगी 2, क्योंकि a प्लस b कितना रहा 10, a कितना है 8, तो 8 प्लस b इज इक्वल टू 10, और b हमारे पास कितना आ जाएगा 2 न्यूटन. ये हमारे पास कितना आएगा 2 न्यूटन. अब आपसे नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला गया, इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन, अगर हम दोनों में 3 न्यूटन प्लस कर दें तो आपसे पूछ रहा है 90 डिग्री जो दोनों को रखा जाए तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगी. एक बात बताओ, अगर मैं इसमें 3 प्लस करूंगा तो कितनी वैल्यू बनेगी 11 न्यूटन. इसमें हम 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू बनेगी 5 न्यूटन. ठीक बात है. अब आपसे न्यू रिजल्टेंट पूछा है, अगर 90 डिग्री एंगल पे एक्ट कर रहे हो तो 90 डिग्री पर अगर ऐड करेंगे तो इस फार्मूले में देखो क्या होगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, cos 90 कितना होता है 0, तो 2ab वाली टर्म क्या हो जाएगी 0, तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, बस न्यू रिजल्टेंट बनेगा 11 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, कितना होता है 121, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो कितना बन जाएगा रूट 146, कितना होगा रूट 146। तो याद करो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो इसका मतलब 12.1 12.2 अप्रोक्सीमेटली इतने न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा भाई, ये हमारे पास होगा रिजल्टेंट। ठीक है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल भाई, टू फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड आर इन रेशियो 3:5, दो मैग्नीट्यूड है फोर्सेस के, जबकि F1 रेशियो F2 आपको गिवन है 3:5, जो F1 और F2 है उनकी रेशियो गिवन आपको 3:5। ठीक है भाई, अब 3:5 उनकी वैल्यू गिवन है, तो आपसे पूछ रहा है इफ दे गिव रिजल्टेंट ऑफ 28 न्यूटन, इफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू 28 न्यूटन, अगर इतना रिजल्टेंट वो दे रहे हैं तो कितने एंगल पे 60 डिग्री एंगल के ऊपर, इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन आपसे क्या पूछ रहा है भाई, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, फाइंड F1 एंड F2, ये आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे समझो एक बार, आसान चीजें, मुश्किल नहीं है भाई। आपको बताया दो फोर्सेस है 3 और 5 की रेशियो में है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 3f इसका स्क्वायर, दूसरा कितना है 5f इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3f इंटू 5f इंटू cos ऑफ 60 डिग्री, ट्रायंगल में कर दिया हमने फार्मूला, इज इक्वल टू रिजल्टेंट कितना है 28, सॉल्व करोगे कितना बनेगा 9f स्क्वायर प्लस 25f स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई टू 3 5 जा 15f स्क्वायर इनटू cos 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल, रूट इज इक्वल टू 28, और इसका मीनिंग क्या है भाई 49f स्क्वायर, सम करो 49f स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 7f कंप्लीट स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल इज इक्वल टू 28, और यहां से हमारे पास आ जाएगा 7f इज इक्वल टू 28, और f हमारे पास कितना आएगा 4 न्यूटन, f की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 4, और f अगर आपको मिल गया, अगर आपको f मिल गया तो a कितना था 3f, एक हमारे पास कितना था 5f, तो हमारे पास एक वैल्यू बन जाएगी 4 3 जा 12 न्यूटन, दूसरी वैल्यू कितनी बनेगी 4 5 जा 20 न्यूटन, तो 20 और 12 ये हमारे पास में दो फोर्सेस आ जाएंगे। क्लियर है, कोई इशू नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एट व्हाट एंगल p प्लस q एंड p माइनस q, आपसे बोल रहा है कितने एंगल पे, एट व्हाट एंगल p प्लस q एंड p माइनस q एक्ट्स, ये दोनों फोर्स कितने एंगल पे एक्ट करें कि रिजल्टेंट जो है, सो दैट रिजल्टेंट बिकम, दो पॉइंट इसके अंदर दो हैं, फर्स्ट है 3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, सेकेंड क्वेश्चन इसी में है रूट 3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ठीक है भाई, देखो कैसे करेंगे उसको, दो क्वेश्चन है इसी में ही, हमारे पास क्या करा है, एक p प्लस q फोर्स है, एक p माइनस q फोर्स है। ठीक है, तो p प्लस q और p माइनस q कितने एंगल पे एक्ट करें कि रिजल्टेंट कितना आ जाए, p प्लस q p माइनस q कितने एंगल पे एक्ट करें कि रिजल्टेंट कितना आ जाए, कर सकते हैं सॉल्व। देखो फर्स्ट के लिए करेंगे हम भाई सॉल्यूशन, पहले हमारे पास रिजल्टेंट गिवन है 3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ठीक है भाई, और ये किसके बराबर है बताना एक बार, a की जगह पुट करना है p प्लस q, b की जगह पुट करना है p माइनस q, तो p प्लस q होल स्क्वायर प्लस p माइनस q होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू p प्लस q p माइनस q cos ऑफ थीटा कंप्लीट का रूट, किसके बराबर आएगा बताओ, ये बन जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq प्लस 2 इंटू p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर cos ऑफ थीटा कंप्लीट रूट इक्वल टू 3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कंप्लीट रूट। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करें, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करें, इससे स्क्वायर रूट कैंसिल और इसके स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ठीक बात है।
ओके रिपोर्ट है। अब क्या होगा भाई, 3p² प्लस q² किसके इक्वल होगा, इस 2pq से ये वाला माइनस 2pq कैंसिल, सही है। अब क्या होगा, p² प्लस p² 2p² हो गया, इस तरफ आगे क्या बनेगा माइनस 2p², q² प्लस q² दोनों पॉजिटिव है, क्या बनेगा माइनस 2q², जो कि इक्वल होगा 2 इंटू p² माइनस q² cos ऑफ थीटा के इक्वल। अब 3p² में से अगर 2p² माइनस करेंगे तो कितना बचेगा p², कितना बचेगा p², q² प्लस का है, यहां माइनस 2q² है, वैल्यू कितनी बनेगी माइनस q² इज इक्वल टू 2 इंटू p² माइनस q² cos ऑफ थीटा, जबकि p² माइनस q² से p² माइनस q² कैंसिल, सही है। कितना बचेगा हमारे पास में भैया 1 बचेगा सिर्फ, तो 1/2 इज इक्वल cos ऑफ थीटा, और आपको पता है 1/2 cos में कितने एंगल पे होता है 60 डिग्री एंगल पे, सो वी कैन राइट इट cos ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा, और cos से cos कैंसिल और आपका आंसर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, योर आंसर, सही है भाई। ओके रिपोर्ट है। बी पार्ट देखते हुए आपको रिजल्टेंट गिवन है √2p² प्लस q², जो कि बराबर किसके है, इनके रिजल्टेंट के बराबर है, तो रिजल्टेंट की वैल्यू निकालो भाई, p प्लस q का होल स्क्वायर प्लस p माइनस q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू p प्लस q p माइनस q cos ऑफ थीटा रूट, ठीक है भाई। आईडेंटिटी खोल दो यार, p² प्लस q² प्लस 2pq प्लस p² प्लस q² माइनस 2pq माइनस 2 इंटू p² माइनस q² cos ऑफ थीटा कंप्लीट रूट इज इक्वल टू p² प्लस q² रूट, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करें, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहां भी स्क्वायर कर दो भाई, और स्क्वायर से आपका स्क्वायर रूट कैंसिल, कितना मिलेगा 2 इंटू p² प्लस q² इक्वल कितना बनेगा भाई, ये बन जाएगा 2p², इससे ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, p² प्लस p² कितना बनेगा 2p², q² प्लस q² कितना बनेगा 2q² माइनस 2 इंटू p² माइनस q² cos ऑफ थीटा। अब इस वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल, तो देखो ये इधर प्लस है, इधर आगे माइनस होनी है, माइनस होगी कैंसिल, कितना बचेगा 0 बच जाएगा यहाँ पे, और 0 डिवाइड बाय कितना बचेगा 2p² माइनस q², ठीक है भाई। और यहां हमारे पास बराबर आ जाएगा cos ऑफ थीटा के बराबर, और 0 बाय समथिंग कंप्लीट 0, और इसका मतलब cos ऑफ थीटा में 0 डिग्री कब बन सकता है, जब 90 डिग्री होगा, तो cos 90 इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा, एंड cos से cos कैंसिल, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आंसर, सही है भाई, क्लियर है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर क्या है समझो। पैरेललोग्राम में क्या था, अगर किसी पैरेललोग्राम की दो कंसेक्यूटिव साइड्स, अगर किसी पैरेललोग्राम की दो कंसेक्यूटिव साइड्स, जैसे मान लिया ए वेक्टर ये है, ये बी वेक्टर है, ठीक है, अगर दो कंसेक्यूटिव साइड्स दो वेक्टर को शो कर रही है, तो उसका जो रिजल्टेंट है वो उसके डायगोनल के बराबर होगा, बट टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, बट टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। ये हमारे पास जो एंगल है ये है रिजल्टेंट, ये हमारे पास हमने मान लिया बीटा एंगल, जो कि इन दोनों के बीच में ये एंगल हमारे पास फॉर्म हो रहा था थीटा, ठीक है, दोनों एक एंगल पे थे, थीटा एंगल पे थे। हमने क्या किया, देखो हमारे पास समस्या क्या थी, हमारे पास जो प्रॉब्लम थी, जो तकलीफ थी, वो क्या थी भाई, कि हमारे पास ये परपेंडिकुलर नहीं थे। अगर ये परपेंडिकुलर होते, अगर ये परपेंडिकुलर होते तो बात बन जाती, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हम, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन समस्या क्या आई कि परपेंडिकुलर नहीं है, तो बना दो यार परपेंडिकुलर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कर सकते हो आप। क्या होगा, हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, इसको नाम रख दिया m, इसको नाम रख दिया n, इसको नाम रख दिया t, इसको हमारे पास रख दिया p, ठीक है भाई। तो हमने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया और ट्रायंगल उठाई, इन ट्रायंगल हमें r निकालने से मतलब है ना, हमें r निकालने से मतलब है, तो r ही तो निकालेंगे हम। तो हमारे पास इन ट्रायंगल क्या होगा, m t n, इस ट्रायंगल में बताओ
एम्प्टीएन ट्रायंगल में अगर मैं साइन ऑफ थीटा की वैल्यू निकालूं तो किसके बराबर होगी? एंगल के सामने परपेंडिकुलर जो कि क्या है mt डिवाइड बाय बेस क्या है mn, और यहां से हमारे पास mt आ जाएगा mn इंटू साइन ऑफ थीटा, mn इंटू साइन ऑफ थीटा, जबकि mn कितना गिवन है मैग्नीट्यूड की फॉर्म में b, तो b साइन ऑफ थीटा हमारे पास आ जाएगा mt के बराबर। सिमिलरली इसी ट्रायंगल में से अगर मैं कोस ऑफ थीटा अगर निकालता हूं, ठीक है, तो कोस ऑफ थीटा किसके बराबर होगा? बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस मींस nt डिवाइड बाय mn, और यहां से nt में मिलेगा mn इंटू कोस ऑफ थीटा, जबकि mn कितना है b, तो b साइन b कोस ऑफ थीटा किसके इक्वल होगा भाई? nt के बराबर। ठीक बात है भाई। इसका मतलब आपको pt जो पूरी लेंथ थी वो मिल गई आपको कितनी भाई? a ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है, b cos थीटा हमारे पास ही आ गया, तो a प्लस b cos ऑफ थीटा आपको मिल गया pt की वैल्यू, सही है। और mt आपको कितना मिला? b sin ऑफ थीटा। अब ट्रायंगल उठा लो PTM, PTM इन ट्रायंगल PTM, इसमें अब बताओ क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? बिल्कुल है, नॉर्मल ड्रॉ किया था हमने यार। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल में से हम क्या करेंगे भाई? पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे। कितना बनेगा बताओ? a ये है, ये हमारे पास कितना है b cos ऑफ थीटा, तो a प्लस b cos ऑफ थीटा होल स्क्वायर प्लस ये हमारे पास वैल्यू कितनी है b sin ऑफ थीटा होल स्क्वायर कंप्लीट रूट इज इक्वल टू रिजल्टेंट। लगाना फॉर्मूला भाई, क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos ऑफ थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा रूट इज इक्वल टू रिजल्टेंट। ठीक बात है। इसमें से और इसमें से हमारे पास क्या है भाई? दोनों में से कुछ कॉमन है। कितना कॉमन है? b स्क्वायर, तो क्या मिलेगा? r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस sin स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस 2ab cos ऑफ थीटा रूट, सही है भाई, कोई तकलीफ नहीं है। अब एक बात बताओ, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 हो जाएगा, कितनी वैल्यू बचेगी? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा रूट इज इक्वल टू रिजल्टेंट, सही है भाई, पक्का है। अब एक बात बताओ, ये आपका रिजल्टेंट आ गया। अब इसमें हम स्पेशल केस बनाएंगे। स्पेशल केस का मीनिंग क्या है भाई? भाई हो सकता है कि a और b 0 डिग्री एंगल पे हो सकता है a और b 90 पे हो सकता है किसी और एंगल पे हो, तो हर एक न्यूमेरिकल के लिए आपको तो वैल्यू चाहिए ना, ठीक है। तो स्पेशल केस हम पुट करेंगे भाई, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो cos 0 कितना बन जाएगा? 1। cos 0 कितना बनेगा? 1। हमारे पास वैल्यू आएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab रूट के बराबर, मींस रिजल्टेंट इक्वल, जिसको लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं हमारे पास में r इज इक्वल टू a प्लस b, और ये हमारे पास क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। ये हमारे पास क्या है? मैक्सिमम वैल्यू, सही है भाई। अगर यहां पे थीटा 0 होता तो ये था, और थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री आ जाए तो क्या बनेगा? पुट करो cos 90, cos 90 कितना होता है? 0। cos 90 अगर 0 होगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट के बराबर, और थीटा अगर कितना हो? 180 डिग्री, 180 कितना होता है? -1, और cos 180 अगर -1 होगा तो r हमारे पास बराबर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के इक्वल रूट, और जिसको यहां लिख सकते हैं a माइनस b होल स्क्वायर रूट, दैट मींस a माइनस b, और ये हमारे पास क्या होगी? मिनिमम वैल्यू ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है भाई। अब ये तो आपने निकाला मैग्नीट्यूड, सिर्फ क्या निकाला आपने? मैग्नीट्यूड। अब निकालेंगे हम डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन निकाली जाती है कि टेंजेंट जो है उसकी एड से, या फिर आप एक चीज देखो, जो रिजल्टेंट है यहाँ पे, जो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है, वो रिजल्टेंट बेस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है,
जो रिजल्टेंट है वो बेस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, वो एंगल फाइंड आउट किया जाता है, उसी को बोलते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट का मीनिंग क्या है? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट का मीनिंग ये है कि वो आपको एक स्लोप फाइंड आउट करने के लिए बता रहा है, या आपको एंगल बता रहा है आपको कि रिजल्टेंट जो है बेस के साथ कितने एंगल में बन रहा है, किस डायरेक्शन में बन रहा है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट का मीनिंग है रिजल्टेंट बेस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, और वो फाइंड आउट किया जाता है बाय एंगल ऑफ थीटा, दैट मींस इंक्लाइनेशन एंगल के बिहाफ पे, और स्लोप निकालने के लिए। और स्लोप हमारे पास कैसे निकालते हैं? डेरिवेटिव से या फिर tan ऑफ थीटा से। तो यहां tan ऑफ थीटा की वैल्यू अगर बात की जाए तो थीटा तो है नहीं, यहां एंगल कितना कंसीडर किया हमने? बीटा। तो tan बीटा किसके बराबर होगा? एंगल के सामने परपेंडिकुलर, जो कि कितना था? b sin ऑफ थीटा, और बेस हमारे पास कितना है? a प्लस b cos ऑफ थीटा। a प्लस b cos, पर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर था, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बेस क्या होगा? tan ऑफ बीटा। ये हमारे पास क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। क्लियर है? ठीक है भाई। अब नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, और इसी के जस्ट बिहाफ पे है रिलेटिव वेलोसिटी इन प्लेन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर या फिर आप रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ प्लेन बात करेंगे, अप्रोक्सीमेटली सेम काम होगा। देखते हैं कैसे। अगर मान लिया मैं बात करूं, मेरे पास ये ए वेक्टर है, ये मेरे पास बी वेक्टर है। ठीक है भाई, तो इन दोनों के बीच में आपको रिजल्टेंट वैल्यू निकालनी है ए और बी के बिहाफ पे। जैसे कि a माइनस बी निकालना हो या b माइनस ए निकालना हो, तो ग्राफिकल मेथड से कैसे करते हैं? ग्राफिकल मेथड, नॉट एनालिटिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से अगर बात की जाए, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, हमें सब्ट्रैक्शन का कोई रूल ही नहीं पता, सब्ट्रैक्शन का ऐसा कोई रूल नहीं है वेक्टर में, तो हम क्या करते हैं? अगर 4 में से आपको 3 माइनस करने हो, तो हम इस वे में भी तो कर सकते हैं, 4 प्लस माइनस ऑफ 3, तो ऑटोमेटिकली माइनस ही होगा। तो दैट मींस अगर इस तरफ a है तो हमारे पास इस तरफ क्या होगा? माइनस a होगा। तो अगर यहां इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें तो कितना होगा? b प्लस माइनस ऑफ a, और b प्लस माइनस ऑफ a किसके बराबर होगा? b माइनस a के बराबर ही तो है। ठीक बात है। और a माइनस b करना होता, b हमारे पास था इस डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में हम ये ले लें, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनेगा हमारे पास? माइनस ऑफ b। तो ये जो रिजल्टेंट होगा वो किसके बराबर होगा? a प्लस माइनस ऑफ b के बराबर। दैट मींस ये भी माइनस ही कर रहा है, ये भी तो माइनस कर रहा है भैया। तो इस तरह से हम ग्राफिकल मेथड की हेल्प से सब्ट्रैक्शन करते हैं बाय यूज ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अगर मेरे पास में ये एंगल कितना है? थीटा, b माइनस ए कर रहा हूं, ध्यान देना, ये b मेरे पास, ये मेरे पास थीटा था इस तरफ, तो ये हमारे पास जो एंगल होगा ये कितना होगा? 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। और दोनों के बीच एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? a। मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो कितना होगा? ये हमारे पास होगा कितना? a, वो हमारे पास कितना होगा? b, बट एंगल कितना है? 180 माइनस ऑफ थीटा। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या होगा? a का स्क्वायर, जो हमारे पास पैरेलल था वही, दूसरा b का स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा रूट। जबकि cos 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? माइनस cos ऑफ थीटा, माइनस cos ऑफ थीटा। तो क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ थीटा रूट इज इक्वल टू रिजल्टेंट। तो इस फार्मूले से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसी भी दो वेक्टर्स को। ठीक है, अब इसी के जस्ट बिहाफ पे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी इन प्लेन। ठीक है भाई, रिलेटिव वेलोसिटी इन प्लेन कैसे करेंगे? देखो, मान लिया हमारे पास एक कार है जो va की वेलोसिटी से इस तरफ ट्रेवल कर रही है, vb की वेलोसिटी से हमारे पास में यहां कोई कार ट्रेवल कर रही है। ठीक है, और मैं आपसे कहता हूं फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट ऑफ a। फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट ऑफ a, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी हैव टू एज्यूम
ए नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए, इस ए का जो ए कार की वेलोसिटी थी उसका नेगेटिव वेक्टर आपको एज्यूम करना पड़ेगा, और जो नेगेटिव वेक्टर होगा वो हमारे पास इस तरफ बनेगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वी ए के बराबर, बट वेक्टर फॉर्म में उसकी डायरेक्शन वो कंसीडर करेंगे। ये हमारे पास थीटा एंगल था, तो ये हमारे पास कितना होगा 180 माइनस ऑफ थीटा, जिसकी अब रिजल्टेंट वैल्यू जब निकालोगे तो क्या मिलेगी, वो डायगोनल के बराबर होगी। अगर पैरेलल यूज करेंगे तो हम ट्रायंगल भी यूज कर सकते हैं, यहां से रिजल्टेंट वैल्यू निकाल सकते थे थर्ड साइड की हेल्प से। तो यहां जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट ऑफ ए, एक पॉइंट सुनो मेरी बात ध्यान से, रिलेटिव वेलोसिटी तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, वो प्लेन में नहीं था, वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग था कि दोनों एक्सिस जो है, दोनों ऑब्जेक्ट जो है एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, वन डायमेंशनल मोशन था वो। जब ये हमारे पास में क्या है, दोनों एक दूसरे से किसी पार्टिकुलर एंगल पे ट्रैवल कर रही है, और किसी एंगल पे अगर ट्रैवल कर रही है तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी। सपोज आपसे पूछता है कि ए कार जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, बी कार जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, और दोनों के बीच एंगल कितना है 60 डिग्री, और आपसे पूछ रहा है फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट ऑफ बी। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, क्या फार्मूला होगा बताओ, ये हमारे पास बनेगा वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर प्लस 2 वी ए वी बी cos ऑफ 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा रूट इज, ये फॉर्मूला बनेगा हमारे पास में। और डायरेक्शन कितनी बनेगी हमारे पास में भाई, डायरेक्शन निकालते हैं हम किसकी हेल्प से, रिजल्टेंट जो बेस के साथ एंगल फॉर्म करेगा। अब मैंने ये नीचे वाला एंगल जो है वो कंसीडर कर लिया बीटा, ये नीचे वाला एंगल, ठीक है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास कौन सी वैल्यू होगी, जो ये वैल्यू होगी, और ये हमारे पास कौन सी थी VB, तो tan ऑफ बीटा हमारे पास बराबर होगा VB, ये हमारे पास क्या है बेस VA, ये हमारे पास आ जाएगी रिजल्टेंट की डायरेक्शन, बिकॉज डायरेक्शन निकालने का मीनिंग है रिजल्टेंट का स्लोप फाइंड आउट करना, और रिजल्टेंट का स्लोप फाइंड आउट करने का मतलब है tan ऑफ एंगल फाइंड आउट करना, जो कि रिजल्टेंट फॉर्म कर रहा है बेस के साथ। ठीक है भाई, क्लियर है। तो इस फार्मूले में पुट कर देंगे जितना भी आपको एंगल गिवन होगा, थीटा गिवन था आपको, ठीक है, ए और बी दोनों की स्पीड गिवन थी, तो ए की स्पीड अगर निकालेंगे बी के रिस्पेक्ट में तो ये फार्मूला होगा, या बी की स्पीड निकालेंगे बी के रिस्पेक्ट में तब ये फार्मूला यूज किया जाएगा। क्लियर है, नो इशू। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रे विद रिस्पेक्ट ऑफ मैन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, बहुत सारी आपको यूट्यूब वीडियो मिलेंगी जो इस टॉपिक में मिलेंगे, आपको सिंगल एक टॉपिक दिखा रखा हो जिन्होंने, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन जो है कैसे फाइंड आउट करेंगे मैन के रिस्पेक्ट में। बात आगे जरूरत क्यों पड़ी, जैसे कि मान लिया कोई आदमी जो है वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, ये कोई आदमी है, ठीक है भाई, और ये हमारे पास बारिश जो है नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है v ऑफ m वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन vm, ये हमारे पास है v ऑफ r। जब भी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होगी तो हमें क्या होगा, एक का नेगेटिव वेक्टर लेना पड़ेगा, तभी हम रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे सुनो, अब बात सुनो ध्यान से भाई, अगर ये vm है और ये बात करेंगे तो इस तरह हमारे पास क्या बनेगा माइनस ऑफ vm, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा पर डायरेक्शन उल्टी कर दी हमने, तो माइनस का vm इस तरफ, ठीक है। अब अगर आदमी सीधा खड़ा हो, बारिश में खड़ा है तो छाता जो है बिल्कुल सीधा रख सकता है, दिखेगा नहीं बारिश में, लेकिन अगर वो चल रहा है, बात समझ आई, अगर वो चल रहा है तो उस केस में वो जो इफेक्ट होगा रेन का उसके ऊपर वो डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज रिलेटिव मोशन है दोनों के बीच में। तो जब भी रिलेटिव मोशन होता है वहां रिजल्टेंट जो है किसी और एंगल पे बनता है, जैसे कि हमने अभी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए कार विद रिस्पेक्ट ऑफ बी किया था। रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, अलग इफेक्ट डालेगी। अलग इफेक्ट का मतलब हमारे पास अगर चाहता हम यहां बीच में रखेंगे तो भीग जाएंगे,
तो हमने क्या किया, डायरेक्शन निकालनी है इस केस में कि कितने एंगल पे अम्ब्रेला को किया जाए कि हम भीगे नहीं। ठीक बात है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट ऑफ मैन का कांसेप्ट ये था कि जब भी दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो, इफ रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड मैन इज मूविंग हॉरिजॉन्टल, देन इन विच डायरेक्शन अम्ब्रेला शुड बी हेल्ड सो दैट इट विल नॉट वेट। ठीक है। तो ये हमारे पास हमने भाई रिजल्टेंट वैल्यू निकालनी दोनों के बीच में, ये मिलेगी रिजल्टेंट वैल्यू। ठीक है भाई। अब ये कैसे बनेगी, देखो ये मान लिया मैंने एंगल ऑफ थीटा। ठीक है भाई। और पूरा जो एंगल कितना है, थीटा एंगल है, दोनों बीच एंगल कितना है, वी आर और वी एम के बीच में 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 है। तो पैरेलल यूज करो, कितना बनेगा, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एम का स्क्वायर प्लस 2 वी आर वी एम कोस ऑफ 90 डिग्री। कोस 90 कितना होता है, 0। तो ये टर्म हमारी क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो हमारे पास फॉर्मूला बचेगा वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर कंप्लीट रूट इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक हो गया भाई। क्या मिल गया आपको, रिलेटिव वेलोसिटी। सही है। अब ये हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट ऑफ मैन है। अब डायरेक्शन कितनी बनेगी, ये हमने एंगल मान लिया बीटा, जो रिजल्टेंट फॉर्म करेगा बेस के साथ। एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो tan ऑफ बीटा कितना बनेगा भाई, परपेंडिकुलर क्या है, वी आर, और बेस हमारे पास क्या है, वी एम। तो वी आर बाई वी एम हमारे पास में क्या आ जाएगी, रिजल्टेंट की डायरेक्शन। सही है भाई, कोई तकलीफ नहीं है, तुम्हारे पास ये आ जाएगी रिजल्टेंट की डायरेक्शन। ओके। तो इस अब एक चीज सुनो, रिजल्टेंट यहां बना हमारे पास, तो अब खुद समझ आ जाना चाहिए आपको कि छाता जो है, अम्ब्रेला जो है, वो हमें इस डायरेक्शन में करना पड़ेगा ताकि जो है हम भीगने से बच जाए। ठीक बात है भाई, यहां बीच में करना पड़ेगा आपको, तभी आप बच सकते हो, अदरवाइज भीग जाएंगे। सही है। नेक्स्ट पॉइंट है भाई प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जो है वो दो है। एक हमारे पास में है डॉट प्रोडक्ट, नेक्स्ट हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट। जो डॉट प्रोडक्ट है इसका दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट। जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसका दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट जो है उसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, समझो आराम से। क्योंकि किसी भी दो वेक्टर की अगर मल्टीप्लाई की जाए और रिजल्ट एक स्केलर वैल्यू आपको ऑब्टेन हो, तो उस प्रोडक्ट को नाम देंगे स्केलर प्रोडक्ट। और दो वेक्टर की प्रोडक्ट का रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी ऑब्टेन हो, तो क्या कहलाएगी हमारे पास में, वेक्टर प्रोडक्ट। क्या कहलाएगी वो, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर है। तो जैसे कि मान लिया ए वेक्टर और बी वेक्टर है, उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करें, तो ए डॉट बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए मॉडुलस बी मॉडुलस cos ऑफ थीटा इन बिटवीन ए एंड बी। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों बीच एंगल कितना होगा, वो cos ऑफ थीटा लेंगे। ठीक है भाई। जबकि वेक्टर प्रोडक्ट में होता है क्रॉस साइन, ए क्रॉस बी बराबर होता है ए मॉडुलस बी मॉडुलस साइन ऑफ थीटा के बराबर। ठीक है, उसमें क्या आता है, साइन ऑफ थीटा। सही है भाई। अब एक चीज समझो आराम से, क्या चीज भाई, कि डॉट प्रोडक्ट में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू। मान लिया हम आपको एग्जांपल में बात करते हैं, ए वेक्टर मैंने आपको गिवन है 3i प्लस 4j प्लस 6k। बी वेक्टर में आपको बताता हूं i माइनस 2j प्लस 4k। ठीक है भाई। और मैं आपसे कह रहा हूं ए डॉट बी की वैल्यू बताओ कितनी बनेगी। तो आप ये मान के चलो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हो, बिल्कुल सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हो आराम से इजीली। आपने एक्स वाई जेड की फॉर्मूले पढ़े थे 10th क्लास में क्वेश्चन, तो वैसे ही आप जो है मल्टीप्लाई कर रहे हो, कितनी वैल्यू बनेगी बताओ भाई। पहले 3i की इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ, देन 4j की इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ, 6k इसकी मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ, कितनी वैल्यू बनेगी बताओ। देखो भाई, ये बनेगा 3i डॉट i, इसके साथ बनेगा 6j डॉट i, इसके साथ 3 4 12 i डॉट k, इसकी मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट हुई, कितना बनेगा, प्लस 4 i डॉट j माइनस 8 j डॉट j प्लस 16 j डॉट k, मल्टीप्लिकेशन इसके साथ
प्लस 6i डॉट के, इसके साथ -12 j डॉट के, उसके साथ प्लस 24 k डॉट के। हमने मल्टीप्लाई किया है, कर दिया मल्टीप्लाई। इसके बाद सुनो ध्यान से, i डॉट i अगर किया जाए 1 होता है, i डॉट j किया जाए 0 होता है। मतलब सिमिलर यूनिट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है 1 और डिफरेंट यूनिट वेक्टर की प्रोडक्ट क्या होती है 0। ठीक है भाई, कैसे i डॉट i अगर करोगे आप तो डॉट कोण में क्या लगता है cos ऑफ थीटा लगता है। ये 1 कैसे बना वो देखते हैं पहले बार हम। i डॉट i इज इक्वल टू 1 कैसे आया, i डॉट i का मतलब i का मॉडुलस 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, दूसरा i का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 इनटू cos ऑफ, अब i किस डायरेक्शन को शो करता है x डायरेक्शन को, दूसरा i भी क्या करेगा x डायरेक्शन शो करेगा, तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा 0 डिग्री, cos 0 1, तो i डॉट i हमारे पास बराबर आएगा 1 इंटू 1, दैट मींस हमारे पास क्या बन जाएगा 1। सिमिलरली अगर i डॉट j अगर करते तो क्या होता 1 मॉडुलस इंटू 1, लेकिन cos कितना आता i और j के बीच में 90 डिग्री, कितना आता 90, cos 90 क्यों आता भाई, क्योंकि i बताएगा x डायरेक्शन, j बताएगा y डायरेक्शन, और दोनों के बीच कितना होता है 90 डिग्री, cos 0 बाय 0, 0 इनटू समथिंग 0। तो याद रखना डिफरेंट यूनिट वेक्टर की डिफरेंट का मतलब i j के में से, ऐसा नहीं कि कुछ भी, तो i j के में से डिफरेंट यूनिट वेक्टर की प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगी 0 और सेम यूनिट वेक्टर की प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगी 1। ठीक है, तो i डॉट i कितना बनेगा 1 इंटू 3 j इंटू i कैंसिल, i इंटू k कैंसिल, i इंटू j कैंसिल, कितना बचेगा j इंटू j 1 इंटू -8 ठीक हो गया भाई। ये हमारे पास कितना होगा j इंटू k कैंसिल, i इंटू k कैंसिल, j इंटू k कैंसिल, कितना बचेगा k इंटू k 1 इंटू 24 प्लस 24, हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 24 प्लस 3 27 में से 8 जाएगा कितना होगा 19, आपका आंसर। ये थी हमारे पास में डॉट प्रोडक्ट। ठीक है भाई, अब क्या पेपर में आप ऐसे करके दिखाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। आप क्या करोगे, आप सिर्फ एक स्टेप करोगे बस ये, और ये कैसे कर पाओगे, सिर्फ i वाले की मल्टीप्लिकेशन i के साथ, j की मल्टीप्लिकेशन j के साथ, k की मल्टीप्लिकेशन k के साथ। i की j के साथ 0 बन जाएगी, j की i के साथ भी 0 बननी है, k के साथ भी 0 बननी है, तो सिर्फ डायरेक्ट जो मल्टीप्लिकेशन है बस आप ये लाइन लिखोगे, आपका आंसर। ठीक है, अगर a वेक्टर और b वेक्टर दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 आती है, अगर a वेक्टर और b वेक्टर दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 आती है तो वेक्टर आपस में क्या होंगे परपेंडिकुलर, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। ठीक है, क्यों यार, एक चीज सोचो, cos 90 डिग्री अगर होगा तो cos 90 कितना होता है 0 इंटू समथिंग 0, तो a डॉट b की वैल्यू कितनी बन जाएगी 0 बन जाएगी अगर परपेंडिकुलर होंगी तो। परपेंडिकुलर अगर नहीं है तो a डॉट b किसके बराबर होगा a मॉडुलस b मॉडुलस, cos ऑफ 0 डिग्री बनेगा उस केस में, और cos 0 कितना होता है 1। जब भी पैरेलल होंगे दो वेक्टर्स तो इसका मतलब है a डॉट b की वैल्यू बराबर होगी a मॉडुलस इनटू b मॉडुलस के। ठीक है भाई, और अगर मैं आपसे कहूं एंगल बताओ a और b के बीच में कितना होगा, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, a डॉट b इज इक्वल टू a मॉडुलस b मॉडुलस cos ऑफ थीटा बताया मैंने आपको, और यहां से cos ऑफ थीटा किसके बराबर होगा a डॉट b डिवाइड बाय a मॉडुलस b मॉडुलस के इक्वल, यहां से क्या कर देंगे cos ऑफ थीटा, और थीटा अगर निकालना है तो थीटा कितना बन जाएगा cos इनवर्स a डॉट b डिवाइड बाय a मॉडुलस b मॉडुलस, ये हमारे पास फॉर्मूला होगा थीटा फाइंड आउट करने का। ठीक है, सही है, ओके। ये हमारे पास थी सारे के सारे डॉट प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम भाई, या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया था a क्रॉस b बराबर होता है मॉडुलस a मॉडुलस b मॉडुलस साइन ऑफ थीटा के इक्वल। दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे भाई, समझो। अगर मैं आपसे a वेक्टर देता हूं i
प्लस 2j प्लस 3k। बी वेक्टर मैं आपको देता हूं 2i प्लस 4j प्लस 6k। और मैं आपसे कहता हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट बताओ, तो क्या करोगे आप भाई? सबसे पहला स्टेप देखो, फिजिक्स सीखने का तरीका क्या है, स्टेप वाइज चीजों को याद करो। स्टेप जिसको याद है वो स्टेप याद रहेंगे, क्वेश्चन सोल्व होंगे ऑटोमेटिकली, डेरिवेशन याद हो जाएगा उसको। i j k, ठीक है भाई। अब i के आगे जो गिवन है 1, j के आगे जो गिवन है 2, ये बात ध्यान रहे, अगर आप a क्रॉस b अगर आप निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो आप? a क्रॉस b, देन a वेक्टर के जो एलिमेंट है वो स्टार्टिंग में लिखे जाएंगे, b वेक्टर के एलिमेंट बाद में लिखे जाएंगे, क्योंकि a डॉट b बराबर होती है b डॉट a के, बट a क्रॉस b बराबर नहीं होती b क्रॉस a के। दोनों में डिफरेंस आता है नेगेटिव साइन का। तो a क्रॉस b निकालने के लिए जब आपसे बोले तो a के एलिमेंट्स ऊपर लिखेंगे, b के एलिमेंट्स नीचे लिखेंगे। अगर इनमें से हो सकता है बाई चांस आपको न्यूमेरिकल में गिवन हो, i गिवन हो, k गिवन हो, j गिवन ही नहीं हो, तो आप 0j बना के लिखेंगे आप, ठीक है। मतलब कोई एलिमेंट गिवन नहीं है i j k में से, तो आप उसको 0 एज्यूम कर लेंगे। तो 1 2 3 2 4 6, ठीक है भाई, कोई इशू नहीं है। अब आप क्या करोगे, इसका डिटरमिनेंट निकालना बोलते हैं, 12th में मैथ में आता है ये। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? i कैप एज इट इज, फर्स्ट ये एज इट इज। आप क्या करोगे, इनको बोलते हैं कॉलम, कॉलम को छोड़ देंगे कंप्लीट को, इस रो को छोड़ देंगे, इनको बोलते हैं रो। हमारे पास 4 एलिमेंट बचेंगे, ठीक है भाई। हमेशा लेफ्ट साइड से शुरू करना है, ऊपर से स्टार्ट करना है, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 2 6 जा 12 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 4 3 जा 12। i के साथ हमेशा प्लस साइन आता है, j के साथ हमारे पास में माइनस साइन आता है। i j नेगेटिव देन अगेन पॉजिटिव, ठीक है। 12th में कोफैक्टर नाम की टर्म आएगी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट चैप्टर में मैथ में, ठीक है, वहां आपको ज्यादा डिटेल में स्टडी समझाएगी। अभी फिलहाल के लिए आपको याद रखना पड़ेगा i के लिए प्लस साइन, j के लिए माइनस, k के लिए प्लस। तो 12 माइनस 12 इंटू i, j के लिए माइनस। अब क्या होगा भाई, अब की बार j के लिए अगर वैल्यू निकाल रहे हैं तो j की जो कॉलम थी हम उसको कैंसिल आउट करेंगे और उसकी रो को कैंसिल करेंगे। हमारे पास 4 एलिमेंट बच गए हैं, हमेशा लेफ्ट से शुरू करना बचे हुए में से। अब 1 6 जा 6 माइनस 2 3 जा 6, हमेशा माइनस करना है। अगर नेगेटिव साइन आता तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हमें करना क्या है, माइनस। अब k के लिए अगेन प्लस साइन, ब्रैकेट स्टार्ट। अब क्या होगा भाई, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, k के जो कॉलम थी और रो थी उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। 1 4 जा 4 माइनस 2 2 जा 4, डिफरेंस 0 0i माइनस 0j प्लस 0k। जब कभी भी दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट 0 वेक्टर बचता है, नल वेक्टर जब भी आता है, तो वो दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं। क्या है वो? पैरेलल। क्यों? साइन 0 कितना होगा? 0 0 इनटू समथिंग 0, तो a क्रॉस b जब भी 0 आएगी तो वेक्टर आपस में क्या होंगे? पैरेलल, अदरवाइज नहीं होंगे। जबकि a डॉट b में क्या होता था, जब उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 आए तो परपेंडिकुलर थे, अदरवाइज परपेंडिकुलर नहीं होंगे, ठीक है। यहां क्रॉस प्रोडक्ट में अगर 0 आएगी दैट मींस ये क्या होंगे? पैरेलल, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है। तो फॉर टू वेक्टर्स टू बी पैरेलल हमारे पास a क्रॉस b आएगा 0 के बराबर, ठीक है, क्लियर है। देन नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, अगर a क्रॉस b मॉडुलस बराबर आ जाता है a मॉडुलस इंटू b मॉडुलस के बराबर, तो वेक्टर्स क्या होंगे? पैरेलल। वेक्टर विल बी पैरेलल। दो वेक्टर पैरेलल होंगे जब उनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाए, क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस a मॉडुलस b मॉडुलस के बराबर आ जाए, ठीक है। और थीटा अगर आपको फाइंड आउट करना है तो थीटा यहां से आप कैसे निकालोगे? साइन थीटा बनेगा a क्रॉस b मॉडुलस डिवाइड बाय a मॉडुलस b मॉडुलस। दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स a क्रॉस b
मॉडुलस डिवाइड बाय ए मॉडुलस बी मॉडुलस के बराबर। ठीक बात है भाई, इस तरीके से हम निकाल लेंगे यहाँ पे थीटा की वैल्यू। क्लियर है तक भाई? नेक्स्ट पॉइंट है भाई रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या चीज है? एक वेक्टर को उसके टुकड़ों में तोड़ना। मैंने एक वेक्टर एज्यूम किया ए वेक्टर, ठीक है, थीटा एंगल लाई करता है, थीटा एंगल लाई करता है। तो इस ए वेक्टर को रिजोल्व करेंगे उसके पार्ट्स में, मतलब टुकड़ों में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? सुनो, ये एंगल ए हमारे पास ए वेक्टर था थीटा एंगल पे, तो ए को हम रिजोल्व कर सकते हैं उसके पार्ट्स में, स्प्लिट कर सकते हैं। और स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू इट्स पार्ट्स इज नोन एज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू इट्स पार्ट्स is called resolution। ठीक है भाई, सुनो, ए वेक्टर था मेरे पास, इसको रिजोल्व करना है कंपोनेंट में। कैसे करेंगे समझो। ए वेक्टर गिवन आपको, नाम रखो इसका एम एन टी। इन ट्रायंगल एम एन और टी, इस ट्रायंगल में मैं साइन ऑफ थीटा की वैल्यू अगर बात करूं, एंगल के सामने क्या होगा? एंगल के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो tn डिवाइड बाय mt, और यहां से tn बराबर होगा mt इंटू साइन ऑफ थीटा के बराबर। mt इंटू साइन थीटा, जो कि mt कितना है? a साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू tn के बराबर होगा। इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट था उसको नाम दिया गया ax, वर्टिकल डायरेक्शन में उसको नाम दिया गया y, ay। तो tn हमारे पास क्या था? ay के बराबर। ऐसे ही ax अगर निकाले, मतलब बेस निकाले, तो हमारे पास आएगा a cos ऑफ थीटा। a cos थीटा कैसे निकला? रीजन बना के लिख लो अपने साथ में। cos ऑफ थीटा की वैल्यू निकालो इसी ट्रायंगल में से, तो हमारे पास आएगा mn डिवाइड बाय में mt, और यहां से mn आएगा mt cos ऑफ थीटा के बराबर, जो कि बराबर होगा a cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू mn, दैट मींस ax के बराबर। ठीक बात है भाई? क्लियर है? तो हमारे पास क्या आ जाएगा? a cos ऑफ थीटा ax के बराबर। अब ax और ay आपको मिल गए, आपने a वेक्टर को रिजोल्व कर दिया ay और ax में। यही फिनोमिना क्या कहलाता है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या कहलाता है भाई? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मैं क्यों मान लूं कि मैंने सही निकाला भाई? अगर इसके ये दो रिजोल्यूशन किए हुए कंपोनेंट्स हैं तो उनका रिजल्टेंट ए के बराबर भी आएगा। निकाल के देखो, अगर इनका रिजल्टेंट ए के बराबर आ जाता है तो मान लेंगे कि ए वेक्टर को रिजोल्व कर सकते हैं ए कोस और ए साइन में, नहीं तो नहीं मान लेंगे भाई। ठीक बात है? चेक करो, ट्रायंगल उठाओ TNM इन ट्रायंगल, ये तो प्रूफ है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है पर मैं आपको लिखने की। TNM ट्रायंगल के अंदर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर कंप्लीट रूट किसके बराबर आना चाहिए? a के बराबर आना चाहिए। x की वैल्यू पुट करो, a cos ऑफ थीटा स्क्वायर a sin ऑफ थीटा इसका स्क्वायर रूट, और इसका मतलब क्या है? a स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा रूट इज इक्वल टू cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1। तो a स्क्वायर का रूट कितना बचेगा? a के बराबर। तो इसका मतलब ax और ay का रिजल्टेंट कितना आ गया? a आ गया। और इसका मतलब a को हम रिजोल्व कर सकते हैं किसमें भाई? a cos और a sin में। ठीक है? और इस फिनोमिना को नाम देंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है भाई? नो इशू। अब बात को ध्यान से, जो एक x आपने माना है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में माना है, तो इसको नाम देंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट याद रखना, पूरी फिजिक्स जब तक भी आप पढ़ोगे, 11th 12th ग्रेजुएशन, हर चीज में आपको एक काम आएगी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जिसमें cos थीटा आएगा, जिसमें साइन आएगा, इसको क्या नाम देंगे? वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है? और इन दोनों को ही
हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को क्या नाम देते हैं भाई? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्या नाम देते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है भाई, ये था हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो याद रखना, हम ए को डिवाइड कर सकते हैं ए कोस और ए साइन थीटा में, और इसका मतलब ए हमारे पास बराबर होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अंडर रूट के इक्वल। दिस इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है भाई एप्लीकेशन ऑफ रिजोल्यूशन, दैट मींस पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और पूछी जाने वाली हर एक स्कूल में एप्लीकेशन है कि पुलिंग जो है इजी कैसे है पुशिंग से। तो इस वीडियो में ये सीखेंगे भाई। क्या चीज है? मान लिया हम पुलिंग की बात करें, पुल करने में, पुल कर रहे हैं तो फोर्स इस तरफ लगेगा, ठीक बात है। कितने एंगल पे लगेगा? हॉरिजॉन्टल से मान लिया थीटा एंगल पे। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, तो फोर्स को रिजोल्व कर सकते हैं हम भाई एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। याद रखना, मैं जितने भी चैप्टर्स आगे कराऊंगा हर बार एक ही बात बोलूंगा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में साइन, जहां बेस होगा बेस में आएगा कोस। तो इसका मतलब एफ को हम इस तरफ डिवाइड करेंगे या रिजोल्व करेंगे एफ कोस में, और यहां डिवाइड करेंगे या एफ को डिवाइड करेंगे एफ कोस में और एफ साइन में। ठीक है भाई, एक बात बताओ, पुल कर रहे थे भाई, अब देखो एफ को डिवाइड करेंगे एफ कोस और एफ साइन में। इसमें एक चीज देखो, आपका एमजी डाउनवर्ड है, एफ साइन थीटा वाई डायरेक्शन में है, तो यहां जो एपरेंट वेट होगा वो कितना होगा? mg माइनस एफ साइन थीटा के बराबर, mg माइनस एफ साइन थीटा के बराबर होगा आपका w डैश। ठीक है भाई, क्लियर है? कितना होगा? w डैश इक्वल टू mg माइनस एफ साइन थीटा। इसका मीनिंग क्या समझ में आया? इसका मीनिंग ये समझ में आया हमें कि भाई जब उसका ओरिजिनल वेट था जो mg, उसमें से वैल्यू माइनस होगी आपकी। अगर माइनस होगी तो यार उसको खींचना, पुल करना इजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक बात है। अगर इसी को मैं पुश कर रहा होता तो क्या होता? पुश करने में देखो भाई, अगर इसको हम पुश कर रहे हैं मान लिया, तो फोर्स लगाएंगे भाई, ग्राउंड के साथ कितना एंगल लगाएंगे? फोर्स लगाया हमने इस तरफ भाई, तो यहां ये एंगल कितना होगा? थीटा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास बनेगा एफ साइन ऑफ थीटा, वेट भी इधर बनेगा mg, ये हमारे पास बनेगा एफ कोस ऑफ थीटा। तो एफ कोस थीटा की वजह से तो ये आगे की तरफ ट्रैवल करेगी, और इसमें जो अपरेंट वेट बनेगा w डैश, वो कितना होगा? mg प्लस एफ साइन ऑफ थीटा के बराबर। और इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि वो अपने ओरिजिनल वेट से भी ज्यादा आपको हैवी अपीयर हो रही है, और इसका मीनिंग पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। ठीक है भाई, क्लियर है? ये था हमारे पास वेक्टर पार्ट। थैंक यू।